हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं एक यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये जो टॉपिक है व्यष्टि के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि स्थैतिक एवं प्रायोगिक इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इनका पूरा डिटेल्स देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, कहता है कि वर्तमान समय में अर्थशास्त्र में स्थैतिक एवं प्रायोगिक शब्दों के प्रयोग का महत्व बढ़ जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि अभी का समय में बढ़ता जा रहा है स्थैतिक और प्रायोगिक शब्दों का। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों शब्दों के प्रयोग का वास्तविक श्रेय फ्रांस के समाजशास्त्री कॉम्टे को है। ठीक है, किसे जाता है आपको? कॉम्टे को जाता है, जिनसे प्रभावित होकर जे एस मिल, ठीक है, ने अर्थशास्त्र में इन शब्दों का प्रतिपादन किया। लेकिन अर्थशास्त्र में इन शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग होने के बावजूद प्रायः अर्थशास्त्रियों ने न तो इन्हें सही तरीके से परिभाषित किया और न इनका उचित स्पष्टीकरण ही किया है। इसके फलस्वरूप अर्थशास्त्र में स्थैतिक शब्द के विषय क्षेत्र को काफ़ी सीमित एवं संकुचित कर दिया गया। ठीक है, और प्रायोगिक शब्द के संबंध में भी स्थिति कोई बेहतर नहीं। यहाँ तक कि हिक्स तथा कलस्की जैसे सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने भी इन दोनों शब्दों का अध्ययन विभिन्न तरीकों से किया। अतः अर्थशास्त्र में इन दोनों के प्रयोग का द्वारा अर्थविज्ञान की समुचित प्रगति के लिए इन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि दोनों शब्द को अर्थ को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र का अर्थ क्या कह सकते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कि स्थैतिक अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक स्थिति का अर्थ, ठीक है, भौतिक विज्ञान में स्थैतिक शब्द विश्राम की उस स्थिति का द्योतक है जिसमें किसी भी प्रकार की गति का अभाव पाया जाता है। स्थैतिक मतलब क्या है? विश्राम की अवस्था है ना, या फिर नहीं चलता है, रुका हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न होता है। समझ गए? जो अभी हम अर्थ बतलाए वो आमतौर पर जीवन में चलता है, पर इकोनॉमिक्स में इसका अर्थ भिन्न होता है। क्या ऐसे? तो अर्थशास्त्र में स्थैतिक शब्द अर्थव्यवस्था की गतिहीन अथवा मृतवत, ठीक है, स्थिति की ओर संकेत नहीं करता, वरन उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें कुछ गति पाई जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में स्थैतिक का मतलब इसमें कुछ थोड़ा गति पाई जाती है, लेकिन यह गति नियमित, अनवरत और मृदुल एवं निश्चित होती है। समझ गए? तथा अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, उतार चढ़ाव एवं झटके नहीं पाए जाते। और इस प्रकार स्थैतिक अर्थव्यवस्था में गति होती है, लेकिन गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ठीक है, अर्थव्यवस्था में नियमितता एवं निश्चितता होती है अथवा अनिश्चितता का अभाव पाया जाता है। समझ गए? तो इसमें आप लोग स्थैतिक का मतलब ये देखें कि चलता है, ठीक है, कुछ गति पाया जाता है, बाकी एक स्थिर, एक सामान्य चाल से ये चलता है। ठीक है, चलिए इस संबंध में हैरोड का कहना क्या है कि इस प्रकार स्थैतिक संतुलन का मतलब विश्राम की अवस्था कदापि नहीं है, वरन यह वह स्थिति है जिसमें दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर कार्य हो रहा हो, लेकिन जिसमें न तो वृद्धि होती हो और न कभी इसी सक्रिय लेकिन अपरिवर्तनीयशील प्रक्रिया को ही स्थैतिक अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जा सकती है। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्थैतिक का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका प्रोफेसर मार्शल फिर आपका इंडिकेट करते हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनका बुक है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो प्रोफेसर मार्शल जो है और टीन बर्जेन है, ठीक है, ये सब उनको, प्रोफेसर केन्स है, समझ गए, स्थिति को परिभाषित करते हैं, समर्थन करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है कि इस प्रकार की स्थिर अवस्था में भी गति सदा विद्यमान रहती है, लेकिन, ठीक है, लेकिन गति नियमित एवं शांतिपूर्ण होती है। ठीक है, क्या होता है आपका, गति तो होता है लेकिन गति नियमित और शांतिपूर्ण होता है। ये नोट करने योग्य बातें हैं, आपका दिमाग में ऐड होना चाहिए। इस अवस्था में कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों स्थिर मान ली जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है कि इस अवस्था में सामाजिक आवश्यकताओं की प्रकृति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, किसी अन्वेषण के चलते उत्पादन के नए तरीकों का वृहद पैमाने का सृजन नहीं होता, और किसी कारण से जनसंख्या में कमी नहीं होती एवं पूर्ति के साधनों में निरंतर कमी नहीं होती। इस प्रकार स्थिति की स्थिति में भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन परिवर्तन शांत होते हैं तथा अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते। समझ गए। और इस संबंध में प्रोफेसर पिगो भी अपना विचार देते हैं। ठीक है, उनके बाद हिग्स भी देते हैं। हिग्स का चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं कि मैं आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को आर्थिक स्थिति की कहूँगा जिसमें तिथिकरण, ठीक है, की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ गए। चलिए हम लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं प्रायोगिक अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक प्रायोगिक अर्थशास्त्र का अर्थ, है ना, प्रायोगिक अर्थशास्त्र का अर्थ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्थैतिक मतलब समझ गए। अब हम लोग प्रायोगिक की ओर चलते हैं। तो जहाँ स्थैतिक अर्थशास्त्र में परिवर्तनों, ठीक है, परिवर्तनों का अभाव पाया जाता था, वहाँ प्रायोगिक के अर्थशास्त्र का संबंध उस स्थिति से है जिसमें उत्पादन की दर में सदा परिवर्तन होते रहता है। तो देखिए इसमें आपका प्रायोगिक में क्या होता है, आपका परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, इसको आप लोग को नोट करना है, ध्यान देना है। ठीक है, वास्तव में इसका संबंध निरंतर परिवर्तनों तथा उन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों अथवा परिवर्तन की प्रक्रिया से है। प्रोफेसर हेरोड के अनुसार प्रायोगिक अर्थशास्त्र वैसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन है जिसमें उत्पादन की दर में सदैव परिवर्तन होते रहता है। उनके शब्दों में अगर देखा जाए कि प्रायोगिक का संबंध मुख्यतः निरंतर परिवर्तनों के प्रभावों तथा निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तन की दर से है। तो आप समझ में आ गया। उसी तरह से आपका J.K. मेहता भी कहते हैं कि एक गतिशील विज्ञान वह है जिसका संबंध समय एवं परिवर्तन की धारणाओं से है, और हम, है ना, हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक या गतिशील वह है जिसमें परिवर्तन होता है तथा स्थैतिक वह है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार कहते हैं कि गतिशील अथवा प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित 5 प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग को जानना चाहिए। पहला है जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसमें आप लोग को कि पूंजी में वृद्धि होती है। थर्ड है आपका उत्पादन की तकनीक में सुधार होती है, और पांचवा है कि औद्योगिक संस्थानों के रूप में परिवर्तन होता है जिससे कम कुशल संस्थाएं समाप्त हो जाती है और अधिक कुशल संस्थाएं जीवित रहती है। और पांचवा है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ पाए आपका प्रायोगिकी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से आप लोग को बता दें कि प्रोफेसर क्लार्क, बामोल, ठीक है, हिग्स, इन्होंने श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन, ये सब जो आप लोग का अर्थशास्त्री हैं इनको समर्थन करते हैं, जैसे सैमुअल्सन, रेगनर फ्रीस। समझ गए। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे स्थैतिक एवं प्रायोगिक। अभी तक तो हम लोग समझे, अब इसका कुछ अंतर को देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र में अंतर की बात करते हैं। तो स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इसके बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं। ठीक है, वास्तव में अगर देखा जाए कि इसमें इन दोनों के बीच मुख्य अंतर तिथिकरण
को लेकर है। ठीक है, क्या है आपका? तिथिकरण से है। इसलिए प्रोफेसर हिग्स कहते क्या है कि मैं आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को आर्थिक स्थिति कहूँगा जिसमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उन भागों को आर्थिक प्रावैगिकी कहूँगा जिसमें प्रत्येक मात्रा का अवश्य ही तिथिकरण होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि मुख्य रूप से अगर आपका स्थैतिक और प्रायोगिक में स्थितिकरण को लेकर है ना, अंतर स्पष्ट करते हैं। अब इस अंतर को हम लोग यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका स्थैतिक, एक साइड में स्थैतिक है, एक साइड में प्रायोगिक है। ठीक है, स्थैतिक अर्थशास्त्र में स्थिरीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए, और जबकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है। क्या है आपका? स्थिरीकरण की आवश्यकता है। सेकंड क्या है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध किसी समय बिंदु अथवा किसी समय विशेष की स्थिति से होता है, समझ गए, और जबकि आपका प्रायोगिक अर्थशास्त्र में आपका बताया जाए कि समय है ना का संबंध समय की अवधि से होता है। उनके बाद आपका थर्ड आपका अंतर देखा जाए तो ये दोनों का बीच क्या है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र, ठीक है, स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध आपका परिवर्तनों से नहीं होता, क्योंकि इसके अंतर्गत जनसंख्या, रुचि, साधन एवं तकनीक में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्थैतिक संतुलन से हमारा तात्पर्य विश्राम की अवस्था से है। ठीक है, पर्यावरण यह वह स्थिति है जिसमें निरंतर कार्य चलते रहता है, चलना चाहिए, लेकिन जिसमें न तो वृद्धि होती है और न ही कमी होता है। इसी सक्रिय लेकिन अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि वे नियमित एवं शांतिपूर्ण होते हैं, और जिसमें सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब प्रायोगिकी अर्थशास्त्र की बात करें है ना, परिवर्तनों का बहुत ही महत्व होता है। इसका संबंध मुख्यतः निरंतर परिवर्तनों के प्रभावों तथा निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तन की दर से है, और वास्तव में प्रायोगिक वह है जिसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तथा स्थैतिक वह है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का संबंध मुख्यतः आपका जनसंख्या से है, पूंजी से है, उत्पादन से है, तकनीक से है, और औद्योगिक आपका संस्थानों के रूप और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं इत्यादि से होता है। तो यानी कि परिवर्तन इन आपका बिंदुओं पर होता है, समझ गए। अब चलिए हम लोग थर्ड के बाद आप फोर्थ की ओर चलते हैं कि आपका फोर्थ में कि इसका क्या है आपका अंतर। ठीक है, चलिए, कहता है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र वैसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, ठीक है, जिसमें उत्पादन की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें आपका बताया जा रहा है कि आपका प्रायोगिक में आपका उत्पादन की दर में सदा परिवर्तन पाया जाता है। अब देखिए पांचवा स्थैतिक में क्या कहता है कि वैसे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है स्थैतिक में जिसमें आपका नियमितता और निश्चितता दोनों पाई जाती है, समझ गए, और उसमें आपका प्रायोगिक अर्थशास्त्र के संबंध की बात की जाए तो इसमें मुख्य विशेषता अनिश्चितता होती है ना, इसमें निश्चित कुछ नहीं होता, अनिश्चित होता है। आपका 6 की अगर बात की जाए तो स्थैतिक पर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो देखिए इस संबंध में कि आर्थिक घटनाओं से संबंधित भविष्यवाणी से नहीं होता, जबकि प्रायोगिक आपका अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता भविष्यवाणी करना है, यानी कि आने वाली घटना का विगत घटनाओं से संबंध स्थापित करने की बात करती है। अब 7th में देखते हैं कि स्थैतिक अर्थशास्त्र में अनुमानों की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि आपका प्रायोगिक अर्थशास्त्र में अनुमानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आर्थिक विश्लेषण में गतिशीलता लाने के लिए अनुमानों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग 8 की ओर चलेंगे और देखेंगे हम लोग कि स्थैतिक अर्थशास्त्र में हम संतुलन की अंतिम स्थिति, ठीक है, का निर्धारण करते हैं, और जबकि आपका दूसरी ओर अगर देखा जाए प्रायोगिक अर्थशास्त्र में
हम विभिन्न समयावधियों में संतुलन की विभिन्न अवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार आपका एस्थेटिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र में उपयुक्त मुख्य अंतर हम लोग देखें जो ऊपर में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसमें से है ना, इनमें से किसी भी एक की अवहेलना कर आर्थिक विज्ञान प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एस्थेटिक और प्रायोगिक में से किसी को एक को छोड़कर हम लोग इकोनॉमिक्स को है ना, आर्थिक विज्ञान को आगे बढ़ावा नहीं कर सकते। और अगर आपको आर्थिक विज्ञान में या इकोनॉमिक्स में बढ़ना है तो एस्थेटिक और प्रायोगिक दोनों पॉइंट को लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दोनों विरोधी ना होकर एक आपका पूरक है। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि एस्थेटिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व। ठीक है, इसका क्षेत्र कितने हैं और महत्व, ठीक है, क्या क्या महत्व है। तो देखिए, एस्थेटिक अर्थशास्त्र पूर्ण ज्ञान दी हुई रुचि, जनसंख्या का निश्चित आकार, उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, अनिश्चितता का अभाव आदि मान्यताओं पर आधारित है। और इन मान्यताओं ने इसके क्षेत्र को काफ़ी सीमित कर दिया, क्योंकि वास्तविक जीवन में ये मान्यताएं प्राय देखने को नहीं मिलती। लेकिन इतना होते हुए भी एस्थेटिक अर्थव्यवस्था आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है और भविष्य में भी, ठीक है, आपका भविष्य में भी यह महत्वपूर्ण बना रहेगा। इसकी सीमाओं के बावजूद इसके क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित समस्याओं एवं विश्लेषणों का अध्ययन सम्मिलित होता है। अब आप लोग को बता दें कि इसमें कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा आपका प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत एस्थेटिक अर्थशास्त्र पर आधारित है। समझ के, ये नोट करने योग्य बातें हैं, आप लोग को नोट करने चाहिए। प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा एस्थेटिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। थर्ड है कि मूल्य का निर्धारण औसत लागत द्वारा नहीं वरन सीमांत लागत द्वारा होता है, और इस सिद्धांत की व्याख्या एस्थेटिक अर्थशास्त्र के माध्यम से ही की जा सकती है। ठीक है, ये भी नोट करने योग्य बात है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूछता है ना, कथन निष्कर्ष में पूछता है, जहाँ के स्टूडेंट फंसता है। आप लोग का चौथा पॉइंट है कि जब कोई व्यक्ति मितव्ययितापूर्वक, ठीक है, व्यय करना चाहता है और अपनी सीमित आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहता है तो उसे एस्थेटिक अर्थशास्त्र से ही मदद मिलती है। उनके बाद यद्यपि एस्थेटिक अर्थशास्त्र साधनों की पूर्ण गतिशीलता एवं परिवर्तन के अभाव की मान्यताओं पर आधारित है, फिर भी ये मान्यताएं इसमें व्याप्त नहीं होती। अतः साधनों की अंतर्राष्ट्रीय अगतिशीलता की मान्यता पर आधारित रहने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत एस्थेटिक अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। आगे देखिए कि व्यापार चक्र के सिद्धांत का अध्ययन एस्थेटिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। किसका? व्यापार चक्र के सिद्धांत की बात की जा रही है। यानी यह अध्ययन कुछ एस्थेटिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है और कुछ आपका प्रायोगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आपका 7th में देखते हैं आगे कि वास्तव में परिवर्तनों को एस्थेटिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता और किसी समय विशेष के घटित हो गए परिवर्तनों से उत्पन्न समस्याओं का एस्थेटिक अर्थशास्त्र में ही अध्ययन किया जाता है। जब ये परिवर्तन एक बार घटित हो जाते हैं, जैसे रुचि एवं आदत इत्यादि में जब एक बार परिवर्तन हो जाता है तो एस्थेटिक अर्थशास्त्र में ही इससे उत्पन्न नए एस्थेटिक संतुलन की व्याख्या की जा सकती है। और एस्थेटिक अर्थशास्त्र में पक्ष में यह एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और 8 की बात की जाती है कि परिवर्तन की अनिश्चितता को जन्म देते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है ना, कि जारी रहने वाले परिवर्तन की अपेक्षा एक बार हुए परिवर्तन अधिक अनिश्चितता का सृजन करते हैं। अतः लाभ के सिद्धांत की व्याख्या भी एस्थेटिक अर्थव्यवस्था के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुमान केवल प्रायोगिक अर्थशास्त्र का ही नहीं वरन एस्थेटिक अर्थशास्त्र का भी निर्धारक है। ठीक है, यानी कि अनुमान केवल आपका प्रायोगिक ही नहीं कर सकता बल्कि आपका एस्थेटिक का भी सहारा लिया जाता है। 9th पॉइंट में है 9 में कि प्रोफेसर हिग्स ने बताया कि लगान का सिद्धांत, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, एक अधिकारी शोषण का सिद्धांत,
जैसे प्राचीन सिद्धांतों की व्याख्या भी स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसका अध्ययन समय तत्व के बिना किया जा सकता है और इसमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? तो इस प्रकार हम लोग देख पाए कि स्थैतिक अर्थशास्त्र के कई लाभ हैं, है ना, और वास्तव में यह स्वयं प्रायोगिक अर्थशास्त्र का आधार भी है। समझ गए? अब हम लोग देखने वाले हैं आगे कि आपका प्रायोगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कहता क्या है कि आर्थिक विश्लेषण के प्रायोगिक, ठीक है, अर्थशास्त्र का भी अपना अलग महत्व है, पर प्राचीन अर्थशास्त्र में भी स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र दोनों को समान महत्व प्रदान किया गया और रिकार्डो द्वारा वितरण की समस्याओं का जो अध्ययन किया गया उसकी प्रकृति मुख्यतः प्रायोगिक की है। ठीक है, और उसमें संचय का सिद्धांत जो कि बचत पर आधारित होता है कि प्रकृति की प्रायोगिक है, क्योंकि बचत एक प्रायोगिक धारणा है। लेकिन इसके बावजूद, है ना, इसके बाद नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रायोगिक अर्थशास्त्र के व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया और जिससे यह पीछे पड़ गया और इन अर्थशास्त्रियों का अध्ययन केवल स्थैतिक अर्थशास्त्र पर ही आधारित रहा। ठीक है, और इस उपेक्षा की चर्चा स्वयं मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, किए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं और इसमें आप लोग को बता दें कि इसका पुनः हम जानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वास्तव में अगर देखा जाए कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र कुछ उन आर्थिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाल सकता है जिसके स्थैतिक अर्थशास्त्र समझ नहीं है। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपका उदाहरण कि आंशिक संतुलन एवं निरंतर परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन केवल प्रायोगिक अर्थशास्त्र में ही किया जा सकता है और इससे अध्ययन में स्थैतिक अर्थशास्त्र सहायक नहीं हो सकता। और स्थैतिक आपका अर्थशास्त्र संतुलन की विभिन्न स्थितियों तथा संतुलन की एक स्थिति से दूसरी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कर सकता है, लेकिन यह संतुलन की एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच संक्रमण से संबंधित समस्याओं का कभी भी अध्ययन नहीं कर सकता। ठीक है, और इस प्रकार का अध्ययन केवल प्रायोगिक अर्थशास्त्र में ही संभव है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र और महत्व। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जिसमें संतुलन की बात किया जाता है ना, इक्विलिब्रियम की बात किया जाता है ना, और आप लोग जैसे यहाँ पर अंतर देखे थे, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर संतुलन ये भी है। तो आप लोग को इस चैप्टर में पार्ट में स्थैतिक क्या है, प्रायोगिक क्या है, और आपका स्थैतिक के अंतर्गत, स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सा आपका सिद्धांत आते हैं और दोनों का बीच का अंतर को स्पष्ट करना है। बस आप इतना समझ गए, आपका स्थैतिक और प्रायोगिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आप लोग एग्जाम में अच्छे तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, तो अधिक से अधिक मित्रों के पास इसे भी शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, और आप लोग का कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।